आज हम बहुत खास विषय को लेकर आपके बीच आए हैं। दरअसल वर्ल्ड मेंस डे है और ऐसे में इस विषय की प्रासंगिकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि हमारे देश में हमने देखा है कि दो ऐसे कानून हैं जिनका लगातार दुरुपयोग हो रहा है। हालांकि हम ये कतई नहीं कह रहे हैं कि इस कानून का सिर्फ दुरुपयोग होता है। ये कानून 498A और घरेलू हिंसा अधिनियम दरअसल उन पीड़ित महिलाओं के लिए है जो वाकई पूरी तरीके से अबला नारी का जीवन जी रही हैं। लेकिन अब जो स्थिति बनी है वो थोड़ी सी, कहते हैं ना हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दूसरा पहलू ये है कि अब इसी कानून का दुरुपयोग करके कई पुरुषों को परेशान किया जा रहा है। और बहुत बड़ी विडंबना है कि महिलाओं की आवाज़ और हक और हुकूक के लिए तो तमाम लोग खड़े होते हैं, लेकिन इन पुरुषों के हक और हुकूक के लिए आज तक कोई आवाज़ नहीं उठी है। हमारे बहुत सारे दर्शक हमें लगातार फ़ोन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हमें इस विषय पर भी एक बहस करनी चाहिए और इस मुद्दे को संजीदगी के साथ उठाना चाहिए। हम इस मसले को उठा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस मसले की संजीदगी को समझते हुए जो सोच है वो सोच थोड़ी बदलेगी ज़रूर। दो खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। मेरे साथ बरखत रेहान जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस विषय पर बहुत ज़्यादा काम किया है, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवम त्रिपाठी जी भी हैं, इस विषय से जुड़े हुए केसेस को काफ़ी हद तक हैंडल करते रहे हैं। और सीधे तौर पर हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ रहे हैं और उन कॉलर्स की आप बीती भी हम सुने। उससे पहले एक ख़ास बात पर शिवम जी आपसे पूछना चाहूँगी। हमने ब्रेक से पहले क्योंकि ये बात रखी थी कि आपने कहा कि बदलाव बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरा बार बार सवाल ये था कि अगर बदलाव हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट तमाम तरीके के अमेंडमेंट्स की बात कर भी चुका है, तो व्यवस्था में आखिर कमी कहाँ रह जा रही है? क्यों नहीं उसे लागू कर पा रहे हैं? नीचे की जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हुए या न्यायिक मजिस्ट्रेट हुए, वो अभी कहीं ना कहीं वो महिलाओं के पक्ष में ज़्यादा वो दिख रहे हैं। जैसे डीवी एक्ट की बात किया जाए, मैंने पहले भी कहा था, प्रोटेक्शन ऑफिसर वो नोट डाउन करेगा कि उस महिला को परेशानी कहाँ पे है। क्या उसको मेंटेनेंस चाहिए, पैसे चाहिए अपने जीवन यापन के लिए, क्या उसको किसी व्यक्ति से सुरक्षा चाहिए, या फिर किसी घर में कोई हिस्सा चाहिए उनको। जब इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है तो उसको पुरुषों को भी सुनना चाहिए, पहली बात। दूसरा, ये जब ये केस चलता है, जब एविडेंस आते हैं, दोनों तरफ से साक्ष्य चलते हैं, तो कोर्ट को उन चीज़ों को भी कंसीडर करना चाहिए कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में दिया है। सामान्यतः देखा जा रहा था कि इसको कोई देखता ही नहीं है। ठीक है, फिर वो क्या महिला ने कभी इस चीज़ के बारे में कोई कंप्लेंट पहले किया कि पहले ही कंप्लेंट में सारी चीजें उनके साथ हो गई? छोटी सी बात हुई, उसके बाद में भी कोई परेशानी हो रही है? मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर एक पीड़ित के परिजन हैं, वो आप बीती हमारे बीच रखना चाहते हैं। जी, आप बताएं कि आपको किस तरीके से प्रताड़ना सहनी पड़ी है और मानसिक परेशानी से आप किस तरह से गुजरे? हाँ, हेलो, मैं इंद्रा शुक्ला बोल रही हूँ। माकाराम त्रिपाठी दानिश अधिकारी की बहन हूँ, बड़ी बहन हूँ। 7 अक्टूबर को मेरे भाई और मेरी जो भाभी हैं, इन लोग को लखनऊ आना था, इन लोग की टिकट था फ्लाइट का, और 6 अक्टूबर को ही उसके घर वालों ने आ गए और मेरा भाई अभी ऑफिस में था। फिर यहाँ पे आए लोग, बहुत सारे पता नहीं क्या क्या किए। मेरी जो गांव की एक नौकरानी है, उसके साथ वो जो भी सब आए थे, 5-6 जो भी बड़े पापा, चाचा, अंकल जो भी थे, सब ने उनके साथ उसकी नौकरानी का सलवार खोल दिए, दुपट्टा हटा दिए, उसके मुंह में रिवॉल्वर डाल दिए। तभी मेरे भाई को किसी ने फोन किया कि भाई आए लोग, मतलब कोई नौकर या ड्राइवर, किसी ने फोन किया। मेरा भाई भागते भागते घर पर आया कि क्या ये सब क्या हो क्या रहा है। तो ये बोले कि मैंने सुना है कि तुम गांव जा रहे हो। तो मेरा भाई बोला हाँ, मेरा 7 अक्टूबर को मेरा फ्लाइट का टिकट है। तो बोले जाना हो तो जाओ, लेकिन अपनी माँ को नहीं लाना है, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मेरी बेटी ही रहेगी। तो मेरा भाई ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन ये नौकरानी के साथ आपने क्या काम किया है? तो वो बोला तुम एक थोड़ा शॉर्ट में अगर आप अपनी आप बीती बताएं, क्योंकि बहुत सारे कॉलर्स हैं जो हमें अपनी आप बीती सुनाना चाहते हैं। तो नौकरानी की वजह से हम लोग से लड़ रहे हैं, हम इतने बड़े ऑफिसर हैं, तुम्हारे ससुराल वाले हैं। थोड़ा बहुत मेरा भाई को बुरा। ठीक है, मैं समझ गई कि किस तरीके से एक पूरा एक घटनाक्रम बनाया जाता है फंसाने के लिए, वो जो बताने की कोशिश करते हैं। सीधी बात है, ओल्ड पेरेंट्स कोई ड्यूटीज नहीं वाइफ्स निभाना चाहती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहती हैं, और जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहती तो बस वो सीधा वो सोचती हैं कि बस फेक केसेस डाल दे, इनके ऊपर 498 डाल दो और बहुत सारे केसेस डाल दो और उस रिश्ते से बाहर निकलो, और पैसे भी मिले, मनी ब्लैकमेलिंग होगी, फिर एक्सटॉर्शन होगा मनी का। करोड़ों रुपए आज की डेट
रेट में मांगते हैं, वो ऐसे मांगते हैं जैसे वो पेड़ पे लटक रहे हैं, वो करोड़ों रुपए कहाँ से देंगे लड़के। आफ्टर ऑल एक नॉर्मल घर परिवार वालों के पास कितने पैसे होते हैं जोड़े ठीक हुए। है। अच्छा, एक और चीज़ है शिवम जी, इसमें ऐसे केसेस में देखा जाता है कि मान लीजिए कि अब केस चलता है, तमाम तरीके से बात सुनी जाती है, और जो पुरुष है अगर वो कसूरवार नहीं भी होता है, इस स्थिति से बाहर निकल आता है, वो बेगुनाह साबित हो जाता है, तो भी उस महिला के खिलाफ कोई केस नहीं होता जिसने ज़बरदस्ती उस पुरुष को फंसाने की कोशिश की थी। क्या हमारे कानून में ऐसा कोई प्रावधान या ऐसा कोई धारा है? जी, व्यवस्थाएं हैं। हम जैसे कोई भी एक्ट हो, ना केवल इसी के लिए नहीं, अगर इस एक्ट को ले भी या 498 का कोई आपके ऊपर कोई केस चला है, आप बाइज्जत बरी होते हो, उसके बाद आपको एक व्यवस्था है कि आप विद्वेषपूर्ण अभियोजन है, अगर हम साबित कर जाते हैं कि ये जो अभियोजन है, जो हमारे ऊपर केस चलाया गया है, वो मेलाफाइडी था, विद्वेषपूर्ण था, तो हम उसको लेके एक अलग से केस फाइल करने की व्यवस्था है हमारे विधान में है। लेकिन वैसे और केस लेकिन सामने ऐसा आते नहीं है, अफसोस की बात है। लेकिन एक कॉलर हमारे साथ समस्या जुड़ रहे ये हैं। नहीं है, समस्या ये है कि हमारी स्थितियां खराब हो रही हैं, हमारे फैमिली टूट रहे हैं इस चक्कर में, तो ये परेशानी ठीक है, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रही हैं अपने आप बीती के साथ। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। आप सुन पा रहे हैं क्या मुझे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बोलें, आप बोलें। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ रही है, आप बोलिए। हेलो, मुझे लगता है कि शायद कोई तकनीकी खराबी है। नहीं आ रही। जी बोलिए, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं, आप अपनी आप बीती बताएं। फरीदाबाद से। जी और मेरे ऊपर आप बीती मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने 2012 में एक लड़की से शादी की थी, और उसके बाद मेरे दोनों माँ बाप, दोनों मैं अकेला लड़का हूँ, माँ बाप मेरे दोनों अपाहिज हैं, फादर मेरे ब्लाइंड हैं, देख नहीं सकते हैं, मदर मेरी चल नहीं सकती हैं, खड़ी भी नहीं हो सकती हैं। तो जिस लड़की से मैंने शादी की थी, उस लड़की को मैंने ये बात बता दी थी मेरी सगाई के बाद। मेरी सगाई और मेरी शादी के बीच में 6 महीने का गैप था, तो मैंने उसको ये सारी बात बताई थी कि भाई देख लो, मेरे माँ बाप इस कदर हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे लोगों के बीच में एनजीओ में काम करना चाहती हूँ, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा है कि ऐसे माँ बाप मुझे मिले हैं, सेवा करने का मौका मिलेगा। 11 महीने मेरे साथ रहने के बाद वो अपने घर वापस चली गई, और वो बोलती हैं कि भाई मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा क्यों? तो कहने लगी कि आपके घर में छोटी छोटी बातें बोली जाती हैं। मैंने कही तो बात आप झूठ बोल रहे हैं, मैं अकेला लड़का हूँ, मेरे को ये करी गई कि आप ऋषिकेश में आके रहो। और थोड़ा मैं शॉर्ट में सर, थोड़ा शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज हैं। मैं यहाँ पर भी बरखा जी, मैं अपने माँ बाप का अकेला लड़का हूँ, अगर आप मेरे साथ यहाँ रह सकते हो मेरे घर में, और तो ठीक है, और आप अपने माँ बाप को भी यहाँ पे ला सकते हो। मैंने उनको ये भी ऑफर दिया कि आप अपने माँ बाप को भी यहाँ लाके मेरे साथ रख सकते हो। अगर आपको परेशान क्या किया गया, ये जानना चाहूंगी मैं, आपको परेशान क्या किया गया बाद में? चलिए बरखा, हाँ ये जब हम ऐसे कॉलेज जो आ रहे हैं लगातार, बरखा जी यही बात हो रही है कि अब चीज़ें बातचीत करके भी समाधान उसका निकाला जा सकता है, लेकिन समाधान इसलिए नहीं निकलता क्योंकि पता है लोगों को कि हमारे देश में कुछ ऐसा कानून है जिसको हथियार बनाकर हम अपने पक्ष में ले सकते हैं, चीज़ों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि आज ज़रूरत जो है ऐसे किसी पुरुष आयोग बनाने की ज़रूरत है जो नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी हो? बिल्कुल जी, मैंने तो आपके प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि कोई ऐसे आयोग होना चाहिए जहां मेन ग्रीवेंसेस भी रिकॉर्ड हो सके, जहां उनकी प्रॉब्लम्स भी सुनी जा सकते, उनकी भी साथ इतनी सारी घटनाएं घटती हैं। मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगी, जो एक हमारा समाज नहीं मानता कि मेन का भी रेप होता है। देर आर सो मैनी केसेस विच वी हियर, जहाँ पे लोग आके बताते हैं कि पुरुष का रेप हुआ है, और बाकायदा उनके पास पूरे प्रूफ्स होते हैं कि उनका रेप हुआ, लेकिन कोई कानून नहीं है उनके लिए। इस देश में सिर्फ एक महिलाओं के लिए कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं। इसलिए हमें मेंस मिनिस्ट्री की बहुत ज़रूरत है, उनके भी आंकड़े देखे जाएं, उनके ऊपर भी काम हो। जब लॉज बनते हैं तो सिर्फ महिलाओं के लिए बनते हैं, 50% जो हमारा पॉपुलेशन उनके लिए कानून बनते हैं, बाकी 50% तो जैसे ह्यूमन नहीं है। क्या मर्द को दर्द नहीं होता? उनके लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए, उनके लिए कोई मिनिस्ट्री होगी तो ही तो चीज़ें रजिस्टर होंगी। आज एक लड़का FIR लिखाने जाता है कि मेरी बीवी ने मुझे मारा है, उसकी FIR वाले नहीं लिखते, पुलिस वाले उसको भगा देते हैं, हंसते हैं। पहले तो वो लड़का हिम्मत नहीं करता है FIR लिखाने की, दूसरी बात वो कहीं से हिम्मत जुटा के चला भी जाता है। सामाजिक सोच की बात आ रही है, बिल्कुल सामाजिक सोच की बात आती है। शिवम जी, ये जो पुरुष आयोग की बात हो रही है, क्या कभी इस आयोग के लिए कभी कोई आवाज़ उठी हो, आपके पास लोग आए हों कि ऐसा आयोग होना चाहिए, आप लोगों ने अपने तरफ से कोई कोशिश की?
नहीं, आवाज़ें तो आती हैं और लोग कहते भी हैं कि इस चीज़ की ज़रूरत है। अब इस विषय में और इसको और आगे कदम बढ़ा के इस बारे में सोचना चाहिए हम क्या लोग। क्या कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से ऐसा कोई पहल करने की कभी कोई पहल की गई? बहरहाल मैं इस पर आपको जवाब लूं उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बोलिए। ये 40 साल है। हाँ जी, मेरी जो घरवाली है वो, हेलो जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज़ आ रही है। मेरी ये जी 40 साल है। मेरी जो घरवाली है वो छोड़ के चली गई है। मेरे पास 2 बच्चे हैं और 2.5 साल तक उसका कोई पता नहीं कहाँ रही, किसके साथ रही। और मैं इतना परेशान कर रखा बहुत ज्यादा। उसने क्या करा वो कि कोर्ट में केस डाल दिया मेरे खिलाफ कई बार। और मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ और 2.5 साल के बाद मिली उसको, मैं चुपचाप घर ले आया। वो फिर मेरे को ये कहती रही तेरे बदमाश से मरवा दूंगी तो सब तुम्हारे को मरवा दूंगी, सारे परिवार को। ऐसी बात चलती रही। वो फिर कोर्ट में जाके मना कर दिया जी वापिस नहीं आऊंगी मैं। और बच्चे मेरे पास है, मैं बच्चों को पालता हूँ जी। मेरी कोई कहीं भी सुनाई नहीं है। और ये एप्लीकेशन मैंने कम से कम 3-4 कम से कम सीएम को भी दे दी थी, चंडीगढ़ भी दे दी। हर एक कोई कुछ नहीं कर रहा। जिसके साथ रहती है वो जो बदमाश है वो क्या करता है, पुलिस वाला को पैसे खिला देता है। ठीक है ठीक है, ये भी एक बड़ी समस्या बरखा जी कि यहाँ पे जो घूसखोरी है वो बड़ी चरम पर रहती है। पैसा खिलाओ और काम को रफा दफा करो, ये भी एक बड़ी समस्या है। इसी समस्या का समाधान करने के लिए तो मैं ये कह रही हूँ कि पुरुष आयोग होना चाहिए। देखिए हेल्थ इश्यूज़ भी कितने हैं मेन के अंदर। 70% और जो मेन है वो होमलेस हैं। इतने सारे प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स हैं मेन। क्या उनके लिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कीम्स हैं? हमें चाहिए कि हम एक तरफा सोच बनाएं, ये डिफरेंशिएट ना करें। बन क्यों नहीं पा रहा है? वजह क्या है? जब ऐसे केसेस, जब खुद लॉ कमीशन भी ये बात बोल रहा है कि अब कई धाराओं में चेंजेस होना चाहिए, तमाम तरीके से कोशिशें भी हो रही हैं। अगर हम नेशनल क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा देखें, वो भी कह रहे हैं कि मेन जो हैं वो सुसाइड कर रहे हैं। जब तमाम चीज़ें सामने हैं तो फिर पुरुष आयोग बनने में रोड़ा कहाँ है? पता नहीं मैडम। सेव इंडियन फैमिली एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 2014 में पार्लियामेंट के बाहर एक धरना भी किया था इसी विषय को लेकर के कि एक मेन कमीशन बनना चाहिए, पुरुष आयोग बनना चाहिए। उन्होंने बहुत प्रयास किए लेकिन आज तक पुरुष आयोग बन नहीं पाया। मुझे भी नहीं ये समझ आया कि पुरुष आयोग बनाने में परेशानी क्या, जब महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए संरक्षण है, पेड़ पौधों के लिए संरक्षण है, केमिकल्स के लिए संरक्षण है, तो एनिमल्स के लिए, सबके लिए, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं हो सकता? मुश्किल कहाँ पे है? क्यों नहीं बन सकता? शिवम जी, मुश्किल कहाँ पर है? मुश्किल तो ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष आयोग नहीं बनना चाहिए या बन नहीं सकता है। बनाने वाले तो अब सरकार की तरफ से इस चीज़ की पहल होनी चाहिए। और अब शायद ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं तो क्या इनको देखते कानून हुए की तरफ से स्वतः संज्ञान लेकर ऐसा कोई अब आदेश नहीं जारी किया जा सकता? जब खुद आप लोग देख रहे हैं कि ऐसे एब्रप्ट केसेस आ रहे हैं जिसमें पुरुषों को फंसाया जा रहा है, तो क्या ज़रूरत नहीं है कि कानून भी किसी तरह से स्वतः संज्ञान ले इन चीज़ों पर? नहीं, जरूर लेना चाहिए और लिया भी जाएगा। उसके लिए हम लोग भी प्रयासरत हैं और कुछ उचित कैसे लेंगे जब गवर्नमेंट हमारी हमेशा, जो सी भी गवर्नमेंट आती है वो महिला सशक्तिकरण की ही बात करती है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटे को कौन बचाएगा? बेटा भी तो इक्वली इम्पोर्टेंट है सोसाइटी के लिए, उसकी उतनी जरूरत है। बचाओ तो जरूरत भी है क्योंकि स्थिति जो थी कई जगह पर गड़बड़ हो रही थी। हम उसके खिलाफ बिल्कुल नहीं, ऐसी चीजें होनी चाहिए, होनी चाहिए, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। दूसरे पहलू की बार बार हम बात कर रहे हैं कि दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। कॉलर हमारे साथ, बेटी से शादी कौन करेगा अगर बेटे ही नहीं बचेंगे? एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बोलिए, जी बताइए। जी है ना, ये जो मतलब पुरुष वो, हेलो जी जी बोलिए। आप अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए ताकि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से हम तक आ सकेगी। एक मिनट, हेलो जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ये होता है ना, मतलब औरतें केस करती हैं हेलो जी बोलिए, आप अपनी बात बोलते रहें। हेलो, और जैसे औरतें केस करती है ना, आप इसमें दिखा रहे हैं दहेज के बारे में। बहुत सी औरतें ऐसी होती हैं जो इस चक्कर में केस नहीं करती कि भी मेरा घर उजड़ जाएगा, अभी मेरे को ससुराल से निकाला जाएगा, मैं कहाँ जाऊंगी अपने बच्चे को लेके, और नहीं करती है मतलब किसी चीज पे केस। ऐसा होता है तो उस चीज बीच का फायदा उठा के बहुत से ऐसे पति है, मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है और अभी तो मेरा केस चल भी रहा है, तो वो है ना उल्टा केस कर देते हैं। अच्छा ठीक है,
ठीक है बरखा जी, वही हमने कहा ना, हम सिक्के के दोनों पहलू को देखें। हम एक पक्ष की बात कर रहे हैं तो दूसरा पक्ष है भी कि हमारे यहाँ कई केसेस ऐसे हैं जिसमें महिलाओं को परेशान किया जाता है, और उससे होता क्या है कि वो महिलाएं डर के मारे भी कई बार इन धाराओं का इस्तेमाल नहीं कर पाती, क्योंकि उनको अपना परिवार जोड़ कर रखना होता है। लेकिन दूसरा उलट देखें, कई महिलाएं ऐसी हैं जो घर परिवार को साइडलाइन करके इस धारा का दुरुपयोग कर रही हैं। हम उस विषय पे बात कर रहे हैं। आपकी बात सही है कि वो अगर उस महिला के पास तो 49 का लॉज हैं, यूज कर ले, इतने सारे एनजीओ है, गवर्नमेंट एड है, सब कुछ है उनके पास। तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पार भी हम अपनी इस महत्वपूर्ण चर्चा को जारी रखेंगे। छोटा सा ब्रेक। तो भारत का संविधान कहता है कि सभी नागरिक बराबर हैं, किसी के साथ भी जाति, लिंग, मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आज लिंग के नाम पर पुरुष समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है, महिला सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों का शोषण हो रहा है। कई बार ऐसे कानूनों का गलत इस्तेमाल करके पुरुषों का जीना भी मुश्किल किया जा रहा है। अगर आज कोई महिला किसी पुरुष पर बलात्कार या दहेज या फिर घरेलू हिंसा का झूठा केस लगा दे, तब पुरुष को अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है और उसको ये साबित करना पड़ता है कि वो बेकसूर है। और अगर पुरुष किसी तरह से निर्दोष साबित हो भी जाता है तो उसको न्याय नहीं मिलता है और उस महिला को भी कोई सजा नहीं मिलती है। तो हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि जैसे हर सिक्के का एक पहलू है, तो हमें दूसरे पहलू, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और उनके प्रति जो शोषण हो रहा है उसके लिए भी एक आवाज बुलंद करने की जरूरत है। कॉलर्स भी हमारे साथ लगातार बने हुए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बोलिए। ये कहना चाह रहा था कि आज इस बारे में जो आपने ये सवाल किया, बहुत ही अच्छा किया है। इससे मर्दों की बहुत हद तक मर्दों का आत्मविश्वास भी घटने लगा है। हम लोग अपने आप को बहुत ही कमजोर महसूस करने लगे हैं। हर चीज में हमारा उत्पीड़न होने लगा है। जब से ये 498 ए लागू हुआ है, तब से हमारी घरवाली हमको बेवजह सताने लगी है। यानी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आत्मविश्वास घट रहा है। बरखा जी, आत्मविश्वास घट रहा है, सबसे बड़ी चीज़ है। और अगर किसी व्यक्ति का आत्मविश्वास ही खत्म हो जाए तो उसके लिए जीवन ही समाप्त हो जाता है। ऐसे में हम जिस विषय पर बार बार बात कर रहे हैं कि अगर हम समानता की बात करते हैं, हमारा संविधान कहता है कि किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, नारी और पुरुष दोनों बराबर हैं, तो ये जो बराबर का अधिकार की बात है, वो अधिकार कैसे आएगा और अब जो स्थिति बनी हुई है उसमें किसे आगे आना चाहिए? इसमें हमारी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल लॉज बनाने चाहिए, दोनों के लिए समानता, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, लॉज दोनों के लिए समान होने चाहिए। और जो 498 है, या तो उसे खारिज किया जाए या उसमें एक मिसयूज क्लॉज डाला जाए कि अगर कोई उसे मिसयूज करेगा तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो अपने आप इसमें बहुत कमी आएगी झूठे केसेस में। यहाँ पे एक चीज आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसा कोई क्लॉज है कि अगर ऐसी धाराओं का गलत इस्तेमाल होगा तो कड़ी से कड़ी सजा होगी? नहीं, उस एक्ट में या उस सेक्शन में एक स्पेशल क्लॉज नहीं है। एक अलग से व्यवस्था जरूर दी गई है कि अगर आप कोई मिसयूज करता है तो उसके लिए हम कानूनन तो जो अलग व्यवस्था है उसके बारे में क्या लोगों को पता नहीं है? हाँ, ज्यादातर से नहीं पता है, या फिर लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं उसी केस में कि लोग उसके लिए फिर आना नहीं चाहते, या कई लोग करते भी हैं, परस्यू भी करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, और होना भी चाहिए। और मनोबल इतना घट जाता है, मनोबल घट जाता है, इतना घट जाता है कि उनके पास सिर्फ आत्महत्या का एक ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी बोलिए। हाँ सर, बोलूं? जी बोलिए, अपनी बात बोलिए। हाँ मैडम, मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मैं मिर्जापुर का रहने वाला हूँ। मेरी शादी हुई है पानीपत में 2 साल पहले। जी हाँ, तो मेरा अभी 6 महीने पहले डिवोर्स हो गया, और वो लोग पानीपत के रहने वाले वहां से जाके केस कर दिए मैडम 498 का, जो कि मेरा तलाक हो गया, मेरे पास एफिडेविट है, सब कुछ है, फिर भी वहां से FIR कर दिया। और हम लोग को इतना परेशान कर दिया मैडम, इतना परेशान कर दिया कि एकदम जीना मुहाल हो गया हम लोग का। ठीक है। शिवम जी, एक ये भी सवाल है कि ऐसी स्थिति में कहीं से भी जाकर कहीं पर भी केस कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो जिसे पीड़ित बनाया जा, जो पीड़ित खुद होती है, वो कहीं पर भी जाकर वो केस कर सकती है। असल में वो क्या पीड़ित होती है, दोषी होती है, ये तो बात की बात है, लेकिन जिसके खिलाफ वो केस किया जाता है उसकी मानसिक प्रताड़ना तो उसी वक्त से शुरू हो जाती है कि अगर एक स्टेट से हट के दूसरे स्टेट में जाकर अगर FIR किया है तो उसकी मुसीबतें तो वहीं से शुरू हो जाती हैं। क्या वो प्रावधान खत्म होना चाहिए?
प्रावधान देखिए, जब भी संविधान बना या संविधान या फिर कोई भी कानून बनता है तो एक प्रिजम्पशन मान के बनता है कि हम छोटे बच्चे, बूढ़े व्यक्ति और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, संविधान में भी दिया गया है और उसी हिसाब से कानूनें बनती हैं। यूज़ और मिसयूज़ दो चीज़ें हैं। सर्वोच्च न्यायालय की अगर जजमेंट का या जो डायरेक्शंस है अगर उनका ठीक से पालन किया जाए, मैंने बार बार बोला कि अर्नेस्ट के जजमेंट का अगर पालन किया जाए तो कहीं कोई परेशानी नहीं है। अगर FIR हो गया तो तुरंत कभी भी किसी को, पुलिस अधिकारी को पकड़ना नहीं चाहिए, उसके लिए एक अलग व्यवस्था है, मीडिएशन होनी चाहिए, फिर उसके बाद ही कुछ हो सकता है। इस चीज़ का पालन बहुत ज़रूरी है। नहीं होता है तो कंटेम्प्ट के समान है। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अर्नेस्ट के बाद के जजमेंटों में भी यही कहा है कि इन चीज़ों का सारे स्टेट गवर्नमेंट सख्त से सख्त रूप से पालन सबको करें। ख्याल रखना चाहिए। एक कॉलर ले लेते हैं बरखा जी, एक कॉलर ले लेते हैं फटाफट। एक बात स्पष्ट रूप से कहने दीजिए मुझे पहले कि 48,000 महिलाएं जेलों में डाली जाएंगी, वो जो माताएं और बहनें हैं इस कानून के, इतनी तो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं जेलों में गई थी। ठीक है, एक ये कॉलर- कैसा एक कॉलर ले एम्पावरमेंट भी लेते हुआ, हैं, महिला एक कॉलर ले एम्पावरमेंट लेते भी हैं। नहीं है ये। ठीक है, कॉलर ले लेते हैं जी, बोलिए। हेलो मैम, मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ। जी मैम, जैसे ड्यूटी से जाने के बाद 8-10 बजे रात में जब सोने का टाइम होता है, उस टाइम जैसे कोई हमारी शादी हो गई है तो हर दिन मतलब फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हो पाते हैं। हेलो जी, बोलिए। तो मैम, जैसे महिलाएं जो होती है हर दिन मतलब फिजिकल रिलेशनशिप तो पॉसिबल नहीं होता है शादी के बाद, तो हर दिन 3 से 4 घंटे फिजिकल रिलेशनशिप, मतलब मेंटली परेशान। ठीक है, मैं समझ रही हूँ। दरअसल कई ऐसे भी कॉल आ रहे हैं जो सब्जेक्ट को समझ रहे हैं लेकिन अपनी शायद समस्याओं को शब्द नहीं दे पा रहे हैं। हाँ, मैं समझ रही हूँ, शब्द जो नहीं समझ पा रहे। जी बरखा जी, मैं बताती हूँ आपको ऐसा ये केस जिसमें जो वाइफ थी उसने अपने हस्बैंड से ये बोला, स्पष्ट रूप से ये बोला कि जब तक वो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से बाहर निकाल नहीं देगा और भाई बहनों से बात करना बंद नहीं कर देगा, तब तक वो ना उनसे सेक्स करेंगी और ना उनके लिए खाना बनाएंगी। बताइए वो पुरुष कहाँ जाए? जी, ये बातचीत का जो एविडेंस है, ये शिवम जी, ये ऐसी है जैसे कोई भी व्यक्ति, आप देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने एक जजमेंट पास किया है, वो डाइवोर्स का मैटर था। डाइवोर्स के मैटर में स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा जो कल्चर है वो अपने माँ बाप को, हस्बैंड या कोई भी पुरुष छोड़ने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो महिला करती है तो ऐसे डाइवोर्स को हम पुलिस के जो मतलब वो उसको पास करेंगे इन फेवर ऑफ द जेंट्स पर्सन। तो ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है एक तरफा सारी चीजें नहीं हो रही हैं। बस उसका पालन हमको अगर ठीक से करा लें, कानूनों को ठीक से अगर हम पालन कराते रहें, एग्जीक्यूशन अच्छा होता रहेगा, तो हमें लगता है कि इसमें चीजें सुधरेंगी और चीजें सुधरेंगी अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से हो और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। ये जागरूकता की बात है, अवेयरनेस की जरूरत है। और ये राज्य आप सरकार एग्जीक्यूशन की बात करें पर लॉज तो बना दीजिए। लास्ट कमेंट बरखा जी, हमारी गवर्नमेंट लॉज तो बनाए कोई, और जब लॉज ही नहीं है तो पुलिसों के पास आत्महत्या करने के अलावा और कोई भी कानून की भी जरूरत है, आयोग की भी जरूरत है, और जो भी व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू ढंग से लोगों के बीच जाके उसे बताने और समझाने की जरूरत है। तब हम कह सकते हैं कि सिक्के के दोनों पहलू सुरक्षित भी हैं और खुशहाल भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है सभी पुरुषों से, प्लीज आत्महत्याएं मत करिए। ठीक है, आत्महत्या तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, पुरुष और महिला कोई भी हो, आत्महत्या की तो कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, वो पुरुष हो चाहे महिला हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक महत्वपूर्ण पहलू था इंसाफ की, हमने बात की है। इंसाफ दोनों के लिए समान होना चाहिए क्योंकि हमारा देश का संविधान भी कहता है कि समान नागरिक अधिकार हैं, तो अधिकार महिला को भी दिए गए हैं तो अधिकार पुरुष के पास भी होने चाहिए। और उम्मीद करते हैं कि तस्वीर सुधरेगी जरूर। इस उम्मीद के साथ इस विशेष कार्यक्रम को यहीं खत्म करें, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज़। जय।
नमस्कार, सुदर्शन न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति में मैं लावनी श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। आज बहुत खास विषय के साथ हम आपके बीच आए हैं। आज हम कह रहे हैं मुझे इंसाफ दो। जब हम इंसाफ की बात करते हैं तो हम सीधे तौर पर इंसाफ को नारी से जोड़ते हुए उसका पर्याय मान लेते हैं, लेकिन अगर हम आज की तारीख की बात करें, देश में महिला अधिकारों की सुरक्षा के नाम पर दरअसल पुरुषों के अधिकारों को नजरअंदाज किया जा रहा है और ये एक कड़वा सच है। आज तक किसी ने भी पुरुषों के अधिकारों के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकारें बदल गई, जमाने बदल गए, लेकिन पुरुषों के मूल अधिकारों का खनन अभी तक नहीं रुका है। हमारे देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई बार हम देखते भी हैं कि सड़क से लेकर संसद तक शोर सुनाई देता है, लेकिन किसी ने भी पुरुषों की आवाज को उठाना मुनासिब नहीं समझा है। देश में दहेज प्रथा कानून का सबसे ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है, यह हमारा समाज भी जानता है, लेकिन हम इस सच को स्वीकारते नहीं हैं। दरअसल दहेज प्रथा रोकने के लिए धारा 498A का इस्तेमाल किया जाता है। 498A को हमारे देश में 1983 में लागू किया गया था। 498A को संविधान में शामिल करने का मुख्य कारण समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना था और दहेज के जंजाल में फंसी महिलाओं को मुक्त कराना था। लेकिन अब इसके मायने ही बदल गए हैं, तस्वीर बदल चुकी है। कुछ महिलाएं इसी प्रावधान का, इसी धारा का दुरुपयोग कर रही हैं। महिलाओं द्वारा पति और उनके परिवार वालों पर दहेज मांग की शिकायतें भी दर्ज करवाई जा रही हैं और ऐसे केसों की अगर हम बात करें तो लगातार इन केसों में इनकी संख्या में इजाफा हुआ है और मामलों की जांच भी नहीं हो पा रही है। अब ऐसे में कई केसों में बेगुनाहों को जेल में सजा काटनी पड़ रही है। अब तक एक आंकड़े ये कह रहे हैं कि अब तक करीब 1,57,000 केसों में 95% केस झूठे पाए गए हैं। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार हर साल औरतों की प्रताड़ना से तंग आकर करीब 80,000 मर्द खुदकुशी कर रहे हैं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने भी 3 बार इस सच को समझते हुए 3 बार इस धारा में बदलाव के निर्देश दिए थे, लेकिन सरकार द्वारा इसमें बदलाव नहीं किया जा रहा है और ऐसे में आप बिल्कुल साफ कह सकते हैं कि सरकारों की नींद आज तक खुली ही नहीं है। भारत में पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे कानून की कोई सुध नहीं ली जा रही है और यही एक सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है। हमने 498A की बात कर ली। एक और खास अधिनियम है जिसकी वजह से पुरुषों को लगातार परेशान किया जाता है। पुरुषों के खिलाफ सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा अधिनियम का इस्तेमाल भी होता है। घरेलू हिंसा अधिनियम का निर्माण 2005 में किया गया था और 26 अक्टूबर 2006 से इसे देश में लागू किया गया। इसका मकसद घरेलू रिश्तों में हिंसा झेल रही महिलाओं को तत्काल और आपातकालीन राहत पहुंचाना है। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा आंकी किस आधार पर की जा रही है, एविडेंस किस आधार पर लिए जा रहे हैं। यह कानून महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाता है। केवल भारत में ही लगभग 70% महिलाएं किसी न किसी रूप में इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज करवाती हैं। ये भारत में पहला ऐसा कानून है जो महिलाओं को अपने घर में रहने का पूरा अधिकार देता है। घरेलू हिंसा विरोधी कानून के तहत पत्नी या फिर बिना विवाह किसी पुरुष के साथ रह रही महिला पर मारपीट, यौन शोषण, आर्थिक शोषण या फिर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल की परिस्थिति में कार्रवाई कर सकती है, लेकिन 4 दीवारों के भीतर हो रही हिंसा को आंकने का कोई पक्का पैमाना नहीं है। मतलब आप ये साबित कर ही नहीं सकते कि पुरुष ने महिला के साथ बदसलूकी की भी है या नहीं की है। अब ऐसे में सवाल जहन में आना लाजमी है कि अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल पुरुष ने किया भी है या नहीं किया है। लेकिन देश में पुरुषों के खिलाफ ऐसे कानून का इस्तेमाल हो रहा है। सबसे ज्यादा मामले घरेलू हिंसा के ही होते हैं और किसी भी महिला के साथ घर की 4 दीवारी के अंदर होने वाली किसी भी तरह की हिंसा, वो चाहे मारपीट हो, उसका उत्पीड़न हो, तमाम ये जो मामले हैं इसी कानून के तहत आते हैं। यौन उत्पीड़न के मामलों को थोड़ा सा अलग कानून जरूर है उसके लिए, लेकिन उसे भी इसके साथ ही जोड़कर देखा जा सकता है। महिला को ताने देना, गाली देना, उसका अपमान करना, उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करना, जबरन शादी के लिए बाध्य करना जैसे मामले भी घरेलू हिंसा के दायरे में ही आते हैं। पत्नी को नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर करना या फिर नौकरी करने से रोकना, दहेज की मांग करने के लिए मारपीट करने जैसे मामले इस के तहत आते हैं। और पुरुषों की लाचारी के लिए आज तक किसी भी सरकार ने कोई कठोर कदम नहीं उठाया है। यह कानून घरेलू हिंसा को रोकने के लिए केंद्र और राज्य
सरकार को जवाबदेह और जिम्मेदार ठहराता है। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन सरकारें क्या इसके प्रति जिम्मेदारी अपनी निभाती हैं, ये सवाल है। कानून के अनुसार महिला के साथ हुई घरेलू हिंसा के साक्ष्य प्रमाणित किया जाना जरूरी नहीं है। महिला के द्वारा प्रस्ताव साक्ष्यों को ही आधार माना जाएगा। उधर अदालत का खुद भी यही मानना है कि घर के अंदर हिंसा के साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है। घरेलू हिंसा से पीड़ित कोई भी महिला अदालत में जज के समक्ष स्वयं या वकील या फिर सेवा प्रदान करने वाली संस्था या संरक्षण अधिकारी की मदद से अपनी सुरक्षा के लिए बचावकारी आदेश ले सकती है। पीड़ित महिला के अलावा कोई भी पड़ोसी, परिवार का सदस्य, संस्थाएं या फिर खुद महिला की सहमति से अपने क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत दर्ज कराकर बचावकारी आदेश हासिल कर सकती है। और इस कानून का उल्लंघन होने की स्थिति में जेल के साथ साथ जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन फिर सवाल वही उठता है कि आखिर किस आधार पर पुरुष पर यह कानून लादा जाता है। आज ये सबसे बड़ा अहम मसला हम आपके बीच लेकर आए हैं और यही बड़ा सवाल है कि हम तमाम तरीके से, चाहे धारा 498 की बात करें या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम की बात करें, साक्ष्य जो आते हैं वो पूरी तरीके से महिलाओं के पक्ष में जाते हैं। क्या वाकई वो साक्ष्य सत्य होते हैं? और जो आधार बनाया जाता है कि उस आधार की सत्यता पर भी सवाल उठता है, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जिसमें महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष भोगी हो जाता है। पुरुष को तमाम तरीके की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस महत्वपूर्ण पहलू पर अपनी राय देने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ इस वक्त जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता जो लगातार पुरुष अधिकारों की आवाज़ उठाती रही हैं, बरखात रेहान जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ जाने माने सुप्रीम कोर्ट के वकील शिवम त्रिपाठी जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं, जो लगातार इन विषयों पर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। मैं आप दोनों से पहला कॉमेंट चाहूँगी। बरखा जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। हमने इतनी लंबी चौड़ी डिटेल्स दरअसल इसलिए अपने दर्शकों के सामने रखी क्योंकि हमारे समाज की एक मानसिकता है, जब कभी भी हम धारा 498A की बात करेंगे या घरेलू हिंसा की बात करेंगे तो सीधे तौर पर बात आ जाती है कि हाँ, महिला बेचारी है, उसके साथ ऐसा हुआ। लेकिन कई बार सत्य कुछ और होता है। आखिर आपको लगता है कि जो भी स्थिति पैदा होती है उसके लिए कहीं ना कहीं से समाज भी और हमारी सोच भी उसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा। हमारी सोच, बहुत सोसाइटी की सोच ये बनी हुई है कि सारा जो है उत्पीड़न जो होता है सिर्फ महिलाओं का होता है, जबकि ये बिल्कुल भी गलत बात है। डोमेस्टिक वायलेंस पुरुषों के साथ भी होता है और बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो प्रताड़ना झेलते झेलते आत्महत्या कर लेते हैं। 98,000 पुरुष हर साल आत्महत्याएं कर रहे हैं। इसकी कोई भी सुनवाई नहीं है कि वो आत्महत्याएं करने पे क्यों मजबूर हो रहे हैं। कोई मिनिस्ट्री नहीं है उनके लिए जहाँ पे वो अपनी कोई भी प्रॉब्लम को रिकॉर्ड कर सके। ग्रीवेंसेस उनके साथ भी होते हैं, उनके साथ भी उत्पीड़न होता है, उनको भी लाख परेशानियाँ हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल की, इतना ज़्यादा फैमिली का प्रेशर होता है, वाइफ का प्रेशर होता है। उस दौरान जब झूठे केसेस भी उनके ऊपर आ जाते हैं, वो इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको सुसाइड के अलावा और कोई रास्ता नज़र नहीं आता। बरका जी, आप तो इस विषय पे लगातार काम कर रही हैं। अभी तक अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि कितने केसेस और किस तरीके के केसेस आपने हैंडल किया है, कैसे कैसे लोग, किस तरह से लोग आपके समक्ष आके अपनी परेशानी बताते हैं? बहुत से लड़कों की ये परेशानी है। उन्होंने अपने सुसाइड लेटर्स में भी ये चीज़ लिखी है कि 35 साल की उम्र तक भी मैंने पुलिस चौकी का मुंह नहीं देखा। अब मैं कैसे जाऊंगा, मुझे डर लगता है माँ, मैं क्या करूंगा, मैं नहीं देख सकता। तुम्हारे को लोग, पुलिस परेशान करेगी, पूरी फैमिली पे पास आकर के वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे, जबकि मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन एक वर्बल एलिगेशन जो आपकी बहू ने लगा दिया मुझ पे, उसकी वजह से पूरी फैमिली सफ़र करेगी। और वो लिख करके उसने सुसाइड कर लिया। कई बार पूरी फैमिलीज़ ने सुसाइड कर लिया। 8-10 बंदे जो सारे फैमिली थी उन सब ने सुसाइड कर लिया, इस डर से कि पुलिस के टॉर्चर से कैसे निकलेंगे बाहर, और जो समाज में जो इज्जत जाएगी वो कभी वापस नहीं आती। बिल्कुल। शिवम जी से मैं अब इसका एक बहुत ख़ास सवाल करना चाहूँगी। शिवम जी, हम देख रहे हैं कि
क्योंकि हमारे यहाँ जो कानून है वो महिला के प्रति ज़्यादा संजीदगी दिखाता है और तमाम हमने जो अभी डिटेल्स भी दिए हैं, तो ऐसे मामलों में दरअसल एविडेंस बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एविडेंस की सत्यता, हम कहते हैं ना कि कानून भी कहता है जो दिख रहा है उसके आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं, तो एविडेंस की सत्यता को लेकर तो एक प्रश्न चिन्ह मन में आ ही जाता है। प्रश्न चिन्ह इसलिए भी आता है कि महिलाएं ये कहती हैं कि जो भी घटनाएं हुई वो हमारे विपक्ष की पार्टी के रूप में हुई, तो उसकी ठीक से जांच नहीं हो पाती है। जैसे डीवी एक्ट, अगर डीवी एक्ट की बात कर ली जाए तो डीवी एक्ट में पहले कंप्लेंट फाइल होने के पहले एक प्रोटेक्शन ऑफिसर का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी होता है। जैसे ही कंप्लेंट फाइल होता है तो एक प्रोटेक्शन ऑफिसर को बोला जाता है कि आप इनको देखा जाए कि वास्तव में इस महिला को ज़रूरत किस चीज़ की है, ज़रूरत मेंटेनेंस की है, ज़रूरत सुरक्षा की है, या उनको घर की ज़रूरत है। जब से केस फाइल होगा प्रोटेक्शन ऑफिसर एक तरफा कार्रवाई कर जाता है। महिलाओं से मिला, उनकी समस्याएं सुना, उसने पुरुष को तो छोड़ ही दिया। जहाँ से ओरिजिनल समस्या हुई उस पर कोई किसी का ध्यान नहीं जाता, महिला की बात ले ली गई, फाइल हो गया। अब महिला तो ने ये प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेदारी है या फिर उसका जो काम है वो सीमित ही महिला तक है, ये मैं आपसे समझना चाहता हूं। जिम्मेदारी कोई भी कानून का, अगर किसी भी चीज़ का जांच करना है, महिला को सुरक्षा चाहिए, तो हम एक तरफा तो इसको नहीं कर सकते ना। जब तक दोनों चीज़ों को नहीं देखेंगे कि वास्तव में क्या इनके साथ हुआ है कि नहीं है, सुरक्षा किस चीज़ की चाहिए, ज़रूरत, एक्चुअल ज़रूरत किसकी है, और इसके बाद ही वो केस आगे बढ़ता है। मैम एक बात और इसमें जी, ऐड करना जी, चाहूंगी बताइए। कि ये जो एफआईआर हैं सारी स्क्रिप्टेड है, एक जैसी एफआईआर है, सब में ही प्रताड़ना है, मारता था, मुझे घर से निकाल दिया बाहर, ये सारी स्क्रिप्टेड एफआईआर हैं, कोई नई बात इनमें नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 498 को लेके बहुत बार अन्यस में सारे जजमेंट आते हैं कि आप अब 498 में ऑटोमेटिक गिरफ्तारियां नहीं होंगी। 498 में अगर कोई केस होना है तो पहले एक व्यवस्था दी गई है कि एक मेडिसिन सेल में जाएगा, वहाँ पे चीज़ों को समझा जाएगा कि वास्तव में क्या हुआ किसके साथ। नहीं होता है, इसका ठीक से पालन कराने के लिए बार बार सुप्रीम कोर्ट करती है, लेकिन व्यावहारिक में ये देखते हैं 3 बार उसमें बदलाव के आदेश दिए गए थे, लेकिन ऐसा सुप्रीम होता कोर्ट ने नहीं तो है। खुद इसे कहा है कि ये एक लीगल टेररिज्म है। जब ये लीगल टेररिज्म है तो इसको खत्म करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज सेड इट इज अ लीगल टेररिज्म। ठीक है, तो इसका अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है तो कौन है वो लोग जो इसकी पूरी तरीके से इसका पालन नहीं कर रहे हैं? मैम मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि ये वोट बैंक है हमारा, जो इस कानून को बदलने नहीं दे रहा। फेमिनिस्ट प्रेशर्स हैं जो इस कानून को बदलने नहीं दे रहे। नहीं तो पुरुष को भी दर्द होता है, मर्द को भी दर्द होता है, उसकी फैमिली को भी दर्द होता है जब वो झूठे केसों में इम्प्लिकेट होता है, और जो उसकी इज्जत जाती है वो कौन देगा? क्या कोर्ट देगा उसकी इज्जत वापस, या लॉ मेकर्स देंगे? कौन देगा उस पूरी फैमिली की इज्जत वापस? पूरी फैमिली तहस नहस हो जाती है, सब कुछ बिखर जाता है। एक केस की वजह से 8-10 लोग सफ़र करते हैं। शिवम जी, मैं यहाँ आपसे, क्योंकि आप खुद एक पुरुष हैं, और मैं एक आपसे सीधा सवाल करूँगी। जैसा बरखा जी कह रही हैं कि हमारे देश का अगर सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरफेयर करता है, इंटरवीन कर रहा है, वो लगातार कह रहा है कि बदलाव की ज़रूरत है, लेकिन सरकारें नहीं चाहती हैं वोट बैंक के लिए। क्या सिर्फ वोट बैंक एक ज़रिया है, या फिर वो सोच है जो कहती है कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और तमाम तरीके से अगर हम इस तरीके की चीज़ें कुछ करेंगे तो वो अनर्गल हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, कुछ ये सोच तो कहीं ना कहीं से जिम्मेदार नहीं है? नहीं, अब ऐसा नहीं कहा जा सकता। व्यवस्थाएं तो अच्छे के लिए की जाती हैं। हमने जो संविधान में इनको विशेष परिस्थितियां दी गई, महिलाओं को, दलित लोगों को, लेकिन होता क्या है कि इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। कानून तो बनाए गए हैं सारे अच्छे होने के लिए। अब प्रैक्टिकली में जो हमारा कोर्ट का काम क्या है, कोर्ट तो ये करती है कि आप अच्छी चीज़ों को फॉलो करो, बिल्कुल, लेकिन व्यवहारिक में वो पुलिस फॉलो कर रहा है कि नहीं, वो प्रोटेक्शन ऑफिसर फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो उसको लेके हमें सजग होने की ज़रूरत है। और वहाँ पे हमको एक प्रस्ताव पारित करके या फिर इस चीज़ों को देखना चाहिए कि क्या वो चीज़ें कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, हमारे साथ 83 में बनाया गया था ये कानून, बिल्कुल, और लेकिन अभी तक समय पे 83 के बाद बहुत सारे चेंज हुए। changes अब हुए, पुलिस को ये कहा जा रहा है कि आप ऑटोमेटिक गिरफ्तारी मत करो, लेकिन अभी दूर दराज की पुलिस है या कहीं कहीं अच्छे जगहों पे बड़े बड़े ऑफिसर्स इसमें फंसे हुए हैं। हम तो, हमारे तो कई क्लाइंट्स शिवम जी और बरखा से जी, इसे खारिज कर देना चाहिए। शिवम जी और ठीक है, शिवम जी और बरखा जी हमारे साथ, क्योंकि अब फोन लाइन भी ओपन है और हमारे साथ हमारे दर्शक और जो देख रहे हैं इस वक्त, बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो पीड़ित भी हैं, उनमें से कुछ फ़ोन कॉल्स भी हमारे पास आ रही हैं। मैं जानना चाहूँगी कि आप अगर आप चाहें तो आप अपना नाम डिस्क्लोज कर सकते हैं, और मैं चाहूँगी कि आपके साथ जो आप बीती है वो ज़रूर बताएं। जी, मैं बताना चाहता हूँ कि जब मेरा विवाह हुआ, 10 दिन के भीतर ही
मेरे ऊपर कानूनी केस इस तरह के दर्ज कर दिए गए, 498 घरेलू हिंसा का केस, जबकि बातचीत कुछ थी ही नहीं। आपस में जो अनबन थी, तनाव का एक स्थिति बन गई और उन्होंने चाहा कि मैं अपने नौकरी और परिवार छोड़कर आ जाऊं उनके साथ में रहने के लिए, उनके अपने परिवार से अलग रहकर एक नया घर बसाऊं अपनी पत्नी के साथ। पर जब मैंने यह बात नहीं मानी उनकी, या उनके विचार नहीं इस बारे में अपने पक्ष रखने की कोशिश की कि मेरे माता पिता बुजुर्ग हैं और मैं उनसे अलग हटकर नहीं रहना चाहता, तो उन्होंने इमीडिएटली धमकी देनी शुरू कर दी और 10 दिन के भीतर ही वो घर छोड़ के चली गई। और इसके पश्चात मतलब तरह तरह के तोहमत लगाए गए और पहला ही मतलब केस दर्ज करते ही मुझ पे 50 लाख रुपए देकर केस सेटल करने का जो है वो उन्होंने प्रयास किया। तो इस तरह के मामले हमने देखे हैं कि ज्यादातर जो भी मैं इस तरह के लोगों से भी साथ में मिलता रहता हूँ, जो इस तरह के केस में कोर्ट में मेरे साथ में लोग मिले भी हैं, तो उन सभी की यही कहानी है कि इस तरह से दुर्भाग्यवश कोई ना कोई उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता है, कारण कोई भी हो, और सीधे सीधे यह मान लिया जाता है कि पुरुष ने भी क्रूरता की है। कानून है वो सिर्फ उनके कहने के पश्चात ही या उनके लिखित आवेदन के ऊपर ही जो महिला ने कहा उसको सत्य मान लेता है। मैं आपसे ये जरूर पूछूंगी कि आपके ऊपर जब ये केस दायर किया गया था, उसके बाद जो भी जांच शुरू हुई, क्या प्रथम दृष्टया आपसे भी कुछ चीजें पूछी गई या सीधे सीधे आप लोगों को कल्प्रिट बनाकर सीधे सीधे आप लोगों को शक के दायरे में रखकर और कार्रवाई शुरू कर दी गई? मैडम सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि मैं कलकत्ता में रहता था, पूरे 10 के 10 दिन वो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ में कलकत्ता में रही और उसके बाद तुरंत वह अपने गृह प्रदेश में लौट गई। ठीक है, शुक्रिया अपनी बातें रखने के लिए। शिवम जी, एक चीज़ देखी आपने और बरखा जी आपने भी देखा होगा, हम जब बात कर रहे थे 498 की, तो उसमें चीज़ें हैं। 498 खाली या फिर घरेलू हिंसा अधिनियम की हम बात करते हैं, सिर्फ अनबन हो जाने को भी उसमें इन्वॉल्व किया गया है। आपको नहीं लगता कि इस कानून में ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इन छोटी छोटी चीज़ों में अमेंडमेंट किया जाए तो शायद सही तरीके से केसेस पर कार्रवाई की जा सकेगी? बरखा जी, आपको नहीं लगता कि इस केस में? मेरा मानना है मैडम कि 498 एक ऐसा कानून है जिसका इतना दुरुपयोग है, 90% से ज़्यादा दुरुपयोग है, प्लस यही एक सिर्फ ऐसा कानून है जो हमारी फैमिलीज को रुइन कर रहा है। तो अगर हम अपनी फैमिली कल्चर के लिए पूरे इंडिया में नोन है, एंड इफ़ वी आर, हमारा अपना फैमिली कल्चर ही इस कानून के रहते हुए खत्म हो रहा है, तो ऐसे कानून को खारिज कर देना चाहिए। शिवम जी, आपने ऐसे बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, जैसा कि आप बता भी रहे थे शुरू में। मैंने एविडेंस की बात की थी। अभी जैसे हमारे कॉलर जो थे उन्होंने कहा कि बस एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है और तमाम पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। आप लोग कोर्ट में जो एविडेंस दिया जाता है, जो पीड़ित पक्ष की तरफ से दिया जाता है, उस एविडेंस की सत्यता को किस तरीके से आते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं उनके प्रश्न पे आता हूँ जिन्होंने प्रश्न किया था। 498 में ये कहीं प्रावधान नहीं है कि एफआईआर होते ही पुलिस उनको गिरफ्तार कर ले। उनको रेमेडी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डायरेक्शन दिया कि पहले इन सब चीज़ों में अब किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी, पहले गिरफ्तारी नहीं होगी। सर जी, कितनी फॉलो होती है? हाँ, फॉलो तो नहीं हो रहा है, ये तो दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। लेकिन हम चीज़ों को ये करें ना कि उन चीज़ों को हमको पालन करवाना पड़ेगा। और एक बात बता दूं मैं, अरनेश कुमार की जजमेंट आने के बाद ही अब उन्होंने इसमें एक और ऐड ऑन कर दिया है, रेप, जो कि वो अपने फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ पे लगा देती हूँ। उसको और की गिरफ्तारी ज़रूर हो, उसमें तो फिर बिल्कुल भी नहीं रोक सकते ना, तो गिरफ्तारी होनी है। शिवम जी जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करें शिवम जी। हाँ, तो उसमें तो मैं यही कह रहा था कि पहले तो ये व्यवस्था है कि पहले लोगों को बैठाया जाएगा, पति पत्नी को बैठाया जाएगा, या जिसने भी कंप्लेंट किया है। व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, वो उसी व्यवस्था पे हम आ रहे हैं बार बार कि उस व्यवस्था को लागू नहीं करने के पीछे वजह क्या है, क्यों नहीं हो पा रही है, उसकी वजह क्या है? वो वहाँ की व्यक्तिगत जो ऑफिसर्स हैंडल कर रहे हैं। अगर 498 है तो पुलिस हैंडल कर रही है। 498 के अलावा डीवी एक्ट में हमने बताया कि पहले प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ही जानी चाहिए। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि 498 के बारे में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं वो उन लोगों को पता ही नहीं है? खुद हमारी पुलिस भी बहुत क्लियर नहीं है इस कानून को लेकर। हाँ, इसका हमको लीगली रूप से प्रचार करना चाहिए, इसका हमको बताना चाहिए लोगों में कि एक एफआईआर मात्र होने से किसी को परेशानी होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये हो नहीं पा रहा है, ये दुर्भाग्यवश है। अगर ऐसा हो जाएगा तो 498 इंडस्ट्री करोड़ों की बंद हो जाएगी। एक्सटॉर्शन इंडस्ट्री है ये सबसे हमारा अनुभव है, हमारा अनुभव है। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद भी हमारे साथ बहुत सारे कॉलर्स हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं, अपनी आप बीती हमारे सामने रखना चाह रहे हैं इस विषय पर। 2 महत्वपूर्ण एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, उनकी राय भी जानते रहेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।